हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो वीडियोस है ये काफ़ी पार्ट्स में आएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन मैंने दे के नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट के फीडबैक से लिए गए क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है दिया जाता है। साथ ही साथ में इसमें आपको सॉल्यूशन भी जो है आपको इसमें बताते रहूंगा। तो आपके एग्जाम से पहले तक 2-3 साल के सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर देखने को जो है मिल जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, A person deposited rupees 1000 to a bank at 5% simple interest per annum. The amount received by the person at the end of 2 years. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी ने क्या किया, 1000 रुपए जो है कहीं पर डिपॉजिट किया बैंक में, और किससे? सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ भाई 1 साल बाद 2 साल बाद उसको कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए। एक तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि आप अमाउंट का फॉर्मूला लगा लो। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस RT अपॉन में 100 करके। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 1000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 5% है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं हमारे पास? 2 साल बाद हमसे पूछ रहा है, तो हम यह वाले फॉर्मूले में रखेंगे। तो ये कितना आएगा हमारा? 1000 और 5 2 10 और ये हो जाएगा 10 10 1 10 प्लस 1 11 अपॉन में 10। तो एक 0 से एक 0 काट देंगे तो कितना मिलेगा उसको? 1100 रुपीज जो है मिलेगा अमाउंट। ये एक तरीका हो सकता है। या दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि देखो, हमें प्रिंसिपल पता है, उसको 1 साल में मिलेगा 5%, तो 2 साल में टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? पहले साल का 5, दूसरे साल का 5, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 10%। अगर मुझे क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? प्रिंसिपल का 10% निकाल दूंगा। यही सीखा है हमने। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? प्रिंसिपल हमारा 1000 है। 1000 का जब 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 आ जाएगा। तो यह है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अगर हमें अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। सो प्रिंसिपल है 1000, इंटरेस्ट कितना है? 100। तो ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे? 1100 जो है हो जाएंगे। तो आप जिससे भी चाहो आप कर सकते हो। आपके पास एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है, तो जो मेथड आपको शॉर्ट लगता है, इजी लगता है, आप उस मेथड को जो है सॉल्व करेंगे उस मेथड से। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन जो सीएमए एग्जाम में पूछता है वो ग्राफ से रिलेटेड है, और कई बार मोड का पूछता है, कई बार मीडियन का पूछता है, कई बार मीन का पूछता है कि कौन सा जो सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको हम लोग ग्राफिकली जो है क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, आप इसको अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपको मोड का कैलकुलेशन करना है तो मोड का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? हिस्टोग्राम। या फिर आप दूसरे टर्म्स में यह समझ सकते हो कि हिस्टोग्राम से जो है हम लोग मोड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर हमें मीडियन का कैलकुलेशन करना है तो मीडियन का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ओजाइव जो होते हैं वहां से करते हैं। ठीक है, लेस देन टाइप ओजाइव जो आप क्लास 10th में सीखे हो, या लेस तो हो गया, सॉरी, मोर देन टाइप ओजाइव। ठीक है, ये दोनों को जब हम लोग ग्राफ में लोकेट करते हैं तो उसके बाद ये दोनों जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर हमारा क्या लाई करता है? मीडियन लाई करता है। अच्छा, मीन से क्या? मीन जो है किसी सेंट्रल टेंडेंसी जो मीन होता है, क्या मीन को हम लोग किसी ग्राफ से निकाल सकते हैं? आंसर है नो। मीन जो होता है ये एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी होता है जिसको हम लोग ग्राफ से लोकेट नहीं कर सकते। तो एग्जाम में पूछेगा कि मीन इज कैलकुलेटेड ग्राफिकली, तो ग्राफिकली मीन का कैलकुलेशन नहीं होता है। कैलकुलेशन सिर्फ किसका होता है? मोड और मीडियन का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्टैट्स में सेंट्रल टेंडेंसी से और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमनली जो सेंट्रल टेंडेंसी जो यूज होती है, मोस्ट कॉमनली सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी होती है? तो मोस्ट कॉमनली सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो कौन सी होती है? मीन होती है। वो कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी है जो कि पूरे ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है? डिवाइड करती है। तो 2 इक्वल पार्ट में कौन डिवाइड करता है? मीडियन करता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तीसरा, अगर हमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है या हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू निकालनी है,
कि कौन सी वैल्यू जो है सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, उसका कैलकुलेशन जब करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, मोड का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है चेंज ऑफ ओरिजिन पर प्लस चेंज ऑफ स्केल पर, दोनों पर डिपेंड करती है। ठीक है, बोथ। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4 5, अगर मैं इसका मीन निकालूंगा तो इसका मीन कितना आएगा 3। अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को 2 से इंक्रीज कर दूंगा ना तो नया मीन जो आएगा वो भी 2 से इंक्रीज हो जाएगा। अगर हर ऑब्जर्वेशन को मैं 2 से माइनस कर दूं तो नया मीन जो आएगा वो 2 से माइनस होकर आएगा। अगर हर ऑब्जर्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नया ऑब्जर्वेशन भी 2 से मल्टीप्लाई होकर आएगा। अगर हर ऑब्जर्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो नया मीन जो आएगा या नया मीडियन जो आएगा या नया मोड जो आएगा उतना से डिवाइड होकर आएगा। तो चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है, प्लस करना या फिर माइनस करना। चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, इनटू करना या फिर डिवाइड करना, ये जो है होता है। और सेंट्रल टेंडेंसी जो होती हैं वो लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करती हैं। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कई बार क्वेश्चन देता है कि x और y के बीच में ये रिलेशन है, जैसे आपको दे दिया कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। इफ x एंड y आर रिलेटेड एज y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 and if the mean of x या if the median of x is this then find the mean median mode of this करके। तो आप लोगों ने पता होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी x की वैल्यू गिवन होती है उसको x के प्लेस में पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो नया y का जो मीन निकल कर आएगा वो कितना होगा, 45 होगा। अगर x का मीन 10 है तो y का मीन कितना होगा, 45 होगा। तो इस तरीके से हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में जो है सारी चीजों को जो है पढ़ते हैं। तो जहां जहां पर जो जो एक्स्ट्रा चीज मुझे बताने की जरूरत लगेगी मैं वहां पे आपको सारे जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है आपको वहां पे हाईलाइट करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर 10 ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक ऑफ 2 वेरिएबल इज 200, फाइंड द कोरिलेशन। अच्छा, अब यहां पर देखो एक वर्ड आया रैंक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हमें यहाँ पे कार्ल पियर्सन यूज करना है, स्पीयरमैन यूज करना है, मेथड ऑफ कंकरेंट यूज करना है। जब रैंक वर्ड आ चुका है तो रैंक वर्ड कहाँ यूज करते हैं, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें यूज करना है कोरिलेशन निकालने के लिए वो कौन सा मेथड है, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड। ठीक है, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, ये हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक, अब देखो स्पीयरमैन का कई बार एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो एट्रीब्यूट्स वाली चीजें होती हैं, एट्रीब्यूट्स वाली चीजों के कैलकुलेशन के लिए कौन सा कोरिलेशन का यूज करते हैं। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखो आपको एक क्वेश्चन भी पूछता है कि व्हाट इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है क्वालिटी, ठीक है, या क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब हम किसी के क्वालिटी को एनालाइज करते हैं तो वहां पर वो कहलाता है एट्रीब्यूट्स। जैसे कोई जो खाना है वो बहुत टेस्टी है तो ये उसका एट्रीब्यूट्स है। कोई जो है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है वो इसकी क्वालिटी है, वो उसका एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, वो डांस करना उसका एट्रीब्यूट्स है। कोई बहुत अच्छा सिंगिंग करता है तो वो उसका एट्रीब्यूट्स है। तो एट्रीब्यूट्स वाली चीजों के कैलकुलेशन के लिए स्पीयरमैन का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट होता है वो कहां पे यूज होता है, तो जब हमें सबसे एक्यूरेट आंसर चाहिए होता है, एक्यूरेट आंसर किसी भी चीज का, और सबसे डिफिकल्ट भी वही होता है। तो जब हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए होता है तो हम लोग यूज करते हैं किसका, कार्ल पियर्सन का। और इन जनरल सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो कार्ल पियर्सन मेथड ही जो है होता है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू है -1 से बड़ी होती है और +1 और +1 से क्या होती है, छोटी होती है। ये हमने पढ़ा हुआ है। जब r की वैल्यू -1 होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। जब r की वैल्यू +1 होती है तो उसको बोलते हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। और जब r की वैल्यू 0 होती है तो हम बोलते हैं कि नो कोरिलेशन। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में स्पीयरमैन का फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो स्पीयरमैन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा d² अपॉन n इंटू n² - 1। तो 1 - देखो यहां पे ये जो 200 है ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। मतलब जब हम लोग d निकालते हैं, d कैसे निकलता है, रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया है ना d, इसके स्क्वायर का समेशन है, मतलब सिग्मा d²। सिग्मा d² कितना है, सिग्मा d² हमारे पास है
200। तो हम लोग यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर के प्लेस में कितना रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे हम लोग 200। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं 10, तो नीचे में आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास जो है वैल्यू आएगा। ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1200 और 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 माइनस 1 करने से कितना आएगा 99, 99 इंटू 10 करने से कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1200 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 990 से, तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 1.2121। तो यहां पर हमारा जो कोरिलेशन होगा वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा 0.2121, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हमें क्या करने को मिलते हैं, देखने को जो है मिलते हैं। तो मैं आपको इसी तरीके से सारे शॉर्टकट्स भी बता दूंगा क्वेश्चन में, जहां पर भी आपको डाउट रहेगा आप पूछ भी सकते हो। इवन ये जो सॉल्यूशन वाला जो पीडीएफ है मैं भी आपको अवेलेबल जो है करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएंस ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5। अब देखो जब हमें वेरिएंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक एक टेबल बनाते नहीं रहेंगे कि वेरिएंस निकालने के लिए पहले मीन निकालेंगे, फिर मीन निकालने के बाद x माइनस एक्स बार करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। नहीं, हमने पढ़ा हुआ है कि एक फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आपको पता होगा कि अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है पहले n नेचुरल नंबर का, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12। n क्या है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का निकालना है। जैसे मुझे मान लो पता करना है कि पहले 10 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो मैं n के जगह कितना रख दूंगा 10 रख दूंगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 1 अपॉन में 12, तो ये कितना आ जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 12। फिर 99 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 4। फिर इसका आप स्क्वायर रूट जो है क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा मिला, ये तो हो गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, तो जब n नेचुरल नंबर बोलते हैं इसका मतलब उसमें ऑड भी आ गया और इवन भी आ गया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर, ठीक है, या आपसे पूछ सकता है ऑड नंबर के प्लेस में इवन नंबर, तो अब ध्यान रखना ये जो 12 है इस 12 को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं, 3 और 4। तो जब आपको ऑड बोलेगा ना तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा, n स्क्वायर माइनस 1। लेकिन जो डिवाइड करोगे, देखो इन दोनों में से ऑड कौन सा है 3, तो ऑड के लिए डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। जब इवन बोलेगा कि पहले इवन नंबर का मतलब 2 4 6 8 10 का निकालो, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, और इवन कौन सा है, ये 4 है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें वेरिएंस निकालने बोला है, तो अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल गया और हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो अब यहां पर देखो ये तीनों फॉर्मूले में से मैं कौन सा फॉर्मूला जो है यूज करूं, तो ये देखो यहां पर हमारे पास पहले 5 नेचुरल नंबर है, ना तो ऑड है ना तो इवन है, ये कॉन्जिक्यूटिव 5 नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन 5, n के जगह क्या रखूंगा 5, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12, और यहां पर आएगा होल स्क्वायर। अब यहां पर ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 माइनस 1 करने से कितना आएगा 24, और रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 12, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया, ये बिल्कुल समझ में आया होगा। ये फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं अच्छे से। नेक्स्ट है द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ टू ऑब्जर्वेशन 3 and 7। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है, x के जगह हम लोग रखेंगे 3 और 7। जब हम इसका मीन निकालेंगे तो मीन कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर 3 + 7 कितना होगा 10 हो जाएगा, 10 अपॉन में 2 करेंगे तो 5 आएगा। फिर अगला कॉलम बनाएंगे हम लोग x माइनस एक्स बार के मॉड्यूलस का, तो 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा, लेकिन मॉड के कारण +2 हो जाएगा। 7 में से यहां जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब हमें पता है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन है, और अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन में n। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन में n कितना है 2 + 2 4, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2। अगर यही चीज मीडियन के अबाउट बोलता तो ये जो x बार लिखा है ना इसके जगह में मीडियन लिख देता। अगर मोड के अबाउट बोलता तो मैं यहाँ पे मोड लिख देता। और अगर यही चीज डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज होती तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आप लोगों को याद होगा कि सिग्मा फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स माइनस।
अब जिसके भी अबाउट बोला है, मीन के अबाउट बोला तो यहाँ पर एक्स बार, मीडियन के अबाउट बोला तो मीडियन, मोड के अबाउट बोला तो मोड, जो भी होगा, और नीचे में आएगा सिग्मा एफ। ये आप फॉर्मूला यूज करोगे। तो इस केस में इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ 40 मिनट्स टू द 16/3 आवर्स। अब देखो हमें रेशियो निकालना है इन दोनों के बीच का। अगर इन दोनों के बीच का जो है अगर हमें रेशियो निकालना है तो पहली चीज तो रेशियो सेम चीजों का निकलता है। तो पहली क्वांटिटी जो गिवन है वो मिनट्स में है, दूसरी क्वांटिटी जो गिवन है वो आवर्स में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों को मिनट्स में चेंज करना पड़ेगा या तो दोनों को आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो 16 अपॉन में जो 3 आवर्स है इसको मिनट बनाने के लिए मैं यहाँ पे 60 से इंटू कर लेता हूँ। तो 3 1 जा और ये 3 20 जा, तो ये कितना हो जाएगा 320 मिनट्स। अब देखो ये वाला कितना है 40 है और ये वाला कितना है 320 है। 0 से 0 काट दो, 4 1 जा और ये 8 जा। तो आपका सिंपल सा रेशियो क्या बन के आया, 1:8 बन के आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 2 to the power x minus 2 plus 2 to the power 3 minus x is equals to 3। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 3 के। तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x की जो है वैल्यू जो है निकालनी है। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बेटर होगा कि आप इसको क्या करो, ऑप्शन से पुट करके सॉल्व करो कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको पुट करने से दोनों साइड सेम हो जाता है। बेसिकली हमें जो अभी इक्वेशन गिवन है ना, वो इक्वेशन क्या है, 2 to the power x minus 2 प्लस 2 to the power 3 minus x is equal to 3 है। तो जब आप ऑप्शन से पुट करोगे ना तो बड़े आराम से बन जाएगा। तो फिलहाल अभी हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 to the power x इंटू 2 to the power minus 2। आपने पढ़ा है कि दो नंबर अगर उनके बेस सेम है, अगर वो मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर डिवीजन होते हैं तो माइनस हो जाते हैं। या आप इसको चाहो तो अलग करके भी लिख सकते थे, डिवाइडेड बाय 2 करके भी लिख सकते थे। याद है ना, हमने पढ़ा है कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। और अगर यहीं पर दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं, उनके बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो आप चाहो तो डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हो या इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये वाला हो जाएगा 2 to the power 3 2 to the power minus x is equal to 3 हो जाएगा ये। नाउ अब यहां से देखो, इसको मैं लिखना चाहूं तो 2 to the power x, ये नीचे जाकर क्या हो जाएगा 2 to the power plus 2 हो जाएगा, 2 to the power 3 मतलब 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 to the power x is equal to 3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो हम लोग यहां पर जो है 2 to the power x अपॉन में 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 8 अपॉन में 2 to the power x is equal to 3। ठीक है, अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम मेरा कितना आएगा, देखो 4 इंटू 2 to the power x आएगा, और ये 2 to the power x यहां जाके इसको इंटू करेगा तो 2 to the power x to the power 2, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 3। देखो ये काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है इसीलिए मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। अगर ऑप्शन होगा तो आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करके बनाओगे। तो अब हमारे पास क्या बचा, देखो 2 to the power x to the power 2 प्लस 32, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 इंटू 2 to the power x। अब देखो यहां से हमें एक मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कैसे मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं, ये 12 को उठा के यहां ले आते हैं तो 12 इंटू 2 to the power x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहां पे ये गलती करने की कोशिश मत करना, 12 इंटू 2 को 24 to the power x लिख देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लेट 2 to the power x को अज्यूम करेंगे y। तो अब हमारा इक्वेशन कैसा दिखना चालू हो जाएगा, y to the power 2 प्लस 32 माइनस 12y इज इक्वल टू 0। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप एग्जाम में ऑप्शन से ही सॉल्व करना, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको बस समझा रहा हूं। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्प्लिट होगा हमारा किसमें, -8y माइनस 4y में जो है स्प्लिट हो जाएगा। अब यहां से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 8 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, 8 और 4। तो टेकिंग पहले ले लेते हैं y की वैल्यू 8, तो y इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास क्या मिला, 2 to the power x इज इक्वल टू 8। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो बेस है वो 2 का है, राइट हैंड साइड में क्या है 8। तो 8 को मैं क्या 2 to the power 3 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं बिल्कुल। तो दोनों का बेस सेम है, पावर को कंपेयर करूंगा तो एक x की वैल्यू आएगी मेरी 3। ठीक है, उसके बाद मैं अगले बार में क्या करूंगा,
टेकिंग y इज इक्वल टू क्या ले लेता हूं, y इज इक्वल टू 4 ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 4। तो 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2। जब पावर को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, एक 3 है और एक 2 है। तो आपको ऑप्शन में दोनों वैल्यूज को पुट करके देना होगा, क्योंकि दो दो ऑप्शन में रहेंगे। जैसे पहले ऑप्शन में 1,2 रहेगा, 2,3 रहेगा, 4,1 रहेगा। तो किसी भी ऑप्शन में जब सॉल्व करोगे तो दोनों वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर वाले वीडियो में कि जो भी एट्रीब्यूट्स वाले जो क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डाटा जो है हम लोग उसको बोलते हैं। क्योंकि क्वालिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, किसी क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। The following table shown the month of 50 students of frequency table is found to be grouping of this and so on। ये क्वेश्चन कुछ अधूरा सा है, देखो हमें क्वेश्चन में ना ये क्वेश्चन मेरे पास पूरा कंप्लीट नहीं था। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि 50 स्टूडेंट के जो है हमें क्या गिवन थे, मार्क्स गिवन थे, ठीक है। वो 50 ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है। आप अज्यूम कर लो कि आपके पास 50 ऑब्जर्वेशन है। उस 50 ऑब्जर्वेशन को आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्लास इंटरवल में और फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और जो क्लास इंटरवल बनेगा वो कितने कितने का बनेगा, ग्रुपिंग 10 से 20, 20 से 30। तो पहला क्लास इंटरवल 10 से 20 बनेगा, दूसरा क्लास इंटरवल 20 to 30 बनेगा, तीसरा जो है 30 से 40 बनेगा, फिर 40 से 50 बनेगा, ठीक है। फिर आपको वो जो 50 ऑब्जर्वेशन है उसको काउंट करना है कि कितने ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो कि 0 और 20 के बीच में आते हैं, उसको यहां पे लिखना है। अच्छा एक चीज याद रखना, जैसे अगर मान लो एक ऑब्जर्वेशन, इस 50 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन 20 है, तो ये जो 20 की जो काउंटिंग है वो इस 10 to 20 वाले में नहीं होगी, वो 20 वाले ऑब्जर्वेशन की काउंटिंग यहां होगी। उसी तरीके से अगर एक ऑब्जर्वेशन 30 है तो 30 जो है इस क्लास इंटरवल से बिलोंग नहीं करेगा, अगले वाले से करता है। तो बेसिकली एक्सक्लूसिव सीरीज में हम लोग अपर लिमिट को नेक्स्ट क्लास इंटरवल में काउंट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो ये जो 30 से 40 वाला जो क्लास इंटरवल होगा, इसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगी वो कितनी होगी, 5 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी। सिंपल सा था, हमें कंटिन्यूअस सीरीज में बनाना था, ये आप बना सकते हो 50 ऑब्जर्वेशन को देख के। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ड्यू टू फॉल इन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 10% to 12% to 10.5% annum, a money lender income diminished by ₹900, the principal is। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने किसी को कुछ पैसा दिया, पहले पैसा दिया था 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, लेकिन किसी रीजन से क्या हुआ कि वो जो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाउनफॉल हो गया, और डाउनफॉल होकर कितना हो गया, डाउनफॉल होकर ये हो गया 10.5%। तो 12% से उसको जितना पैसा मिलने वाला था ना, अब वो 900 रुपए कम मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ भाई उसने कितना पैसा दिया था। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, R1 जो था वो 12% था, R2 कितना है 10.5% है। तो चेंज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ रेट ऑफ चेंज में, तो 1.5% का चेंज हुआ। तो जब 1.5% कम हो जाता है तो ये जो 1.5% है ना, ये किसके बराबर है, 900 रुपए के। तो अगर मैं प्रिंसिपल का 1.5% निकालूं तो जो आएगा वो 900 के बराबर है। अब मैंने प्रिंसिपल से क्यों इंटू किया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 12% था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% हो गया है। तो कितना परसेंट कम हुआ, परसेंटेज के टर्म्स में 1.5 कम हुआ। तो ये जो 1.5% है किसका कम हुआ, प्रिंसिपल का ही तो कम हुआ ना। तो प्रिंसिपल का 1.5% कम होने से 900 रुपए के बराबर होता है वो, मतलब परसेंटेज के टर्म्स में कम हुआ है 1.5, लेकिन रुपीस के टर्म्स में कम हुआ है 900 रुपए का। तो ये जो 1.5% आएगा प्रिंसिपल का ना, यही हमारा क्या होगा, 900 के इक्वल होगा। तो अब यहां पर देखो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 1.5 को मैं क्या लिख लेता हूं, 15 अपॉन में 1000 इज इक्वल टू 900। तो 15 1 जा और 15 60 जा। तो प्रिंसिपल यहां से कितना आ जाएगा, 60,000। ठीक है, समझ में आ गया।
समझ में आया कि नहीं? 1.5% प्रिंसिपल का 900 रुपए के बराबर ही क्वेश्चन में बोला है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना डिक्रीज होने से उस आदमी को 900 रुपए का नुकसान होता है। तो 1.5% 900 के बराबर है, तो वो ओरिजिनल अमाउंट कितना होगा? वो ओरिजिनल अमाउंट होगा 60,000। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100 होता है। बड़ा सिंपल सा है, ये हमारा फॉर्मूला एग्जाम में पूछा हुआ था। नीचे कंफ्यूज करने के लिए आपको मीन की जगह मीडियन दे सकता है, मोड दे सकता है, क्वार्टाइल डेविएशन दे सकता है, वेरिएंस दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है, आपको फॉर्मूला बस याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 था फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन। आपको एग्जाम में जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, क्लास इंटरवल दिया हुआ था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 करके, और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन था, आपको इसका मोड निकालना था। तो मैं आपको बता देता हूं कि मोड निकालने का प्रोसेस क्या होता है। तो हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखते हैं कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली क्लास इंटरवल कौन सी है। जैसे मान लो यहां पर 20 से 30 है और 30 से 40 है, और यहां पर जो क्लास इंटरवल है इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है और सबसे बड़ी है। तो Z का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में, सॉरी ये तो मीडियन का हो गया, मोड का फॉर्मूला ये नहीं होता है, सॉरी। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब देखो L1 क्या होता है? जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उसकी लोअर लिमिट। तो इस केस में लोअर लिमिट कितना है? 30। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 30। F1 क्या होता है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। F0 क्या होता है? इसके जस्ट ऊपर में यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 होगी, और इसके नीचे यहां जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 होगी। और H क्या होता है? क्लास इंटरवल में कितने का गैप है। तो कितने का गैप है? 10 का गैप है। तो आप मीन निकाल रहे हो, मीडियन निकाल रहे हो, मोड निकालो, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि क्लास इंटरवल मस्ट बी व्हाट? एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखो आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दिया, दूसरा सेट दिया है, आपको निकालना है a माइनस बी का इंटरसेक्शन b माइनस ए के साथ। मतलब क्वेश्चन बेसिकली ये है कि फाइंड a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए। ठीक है। तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a विच आर नॉट प्रेजेंट इन b। ए के वो सारे एलिमेंट जो हमें बी में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट है? 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, इसके अलावा जो है 11 नहीं है, 13 नहीं है, 15 नहीं है। तो ये होगा ए माइनस बी। अब हम निकालेंगे क्या? बी माइनस ए। तो बी माइनस ए का मतलब क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। तो यहां का 2 है, 4 है, 6 है, 8 नहीं है, यहां 8 है, देखो यहां 8 नहीं है, तो 8 है, इसके बाद 12 भी नहीं है, इसके बाद 14 भी नहीं है, इसके बाद 16 भी नहीं है। अब आपको इन दोनों में देखना है कॉमन, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है? 9 है क्या, 11 है क्या, 13 है क्या, 15 है क्या? कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है? नल सेट आएगा इसका आंसर। और नल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो 5 से या तो ओपन करली ब्रैकेट से। तो a माइनस बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन क्या आएगा? नल सेट जो है, इसका आंसर जो है हमें मिलेगा। ठीक है। अब देखो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, द मोड ऑफ द सीरीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन या ऑब्जर्वेशन। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है? 4 रिपीट हो रहा है भाई। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 4.8। अब देखो यहां पर हमें एक गिवन है x और एक गिवन है फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी जो 4 के करस्पॉन्डिंग है ये मिसिंग है, और हमसे बोल रहा है कि इसका जो मीन है ना, ये मीन कितना है? 4.8 है। तो आपको बताना है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f इज इक्वल टू 4.8 होता है। ठीक है। तो हम लोग इसी को यूज करके क्या कर सकते हैं? हम लोग जो है फॉर्मूला से जो है वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? आंसर जो है निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। या देखो मैं सॉल्व कर ही देता हूं। अगला कॉलम किसका बनेगा? यहां पे fx का। तो 4 इंटू 0 क्या होगा? 0 हो जाएगा।
फिर 2 इंटू 4 कितना होगा 8 होगा, 4 इंटू एफ कितना हो जाएगा 4f हो जाएगा, और 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 इंटू 3 जो होगा ये 24 हो जाएगा, 10 इंटू 2 कितना होगा 20 होगा, और लास्ट वाली वैल्यू 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा 12। अब इन सब को प्लस करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 4 + 4 + f + 7 + 3 + 2 + 1, इससे डिवाइड करना है और इज इक्वल टू में 4.8 दिया, यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ x इज 3। कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन है x का, उसका रेंज कितना है 3 है, मतलब हमें क्वेश्चन में गिवन है रेंज ऑफ x इज इक्वल टू 3। देन व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस, तो आप इसको ऐसा अज्यूम कर लो कि y इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है 2x + 50। तो हमें पता है कि अगर हमें x का रेंज मालूम है और y का रेंज निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x। अब मॉड्यूलस ऑफ b क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है तो 2 का मॉड्यूलस, और रेंज ऑफ x कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, इस 50 से हमें कोई भी लेना देना जो है नहीं है। ठीक है, तो हमारा रेंज ऑफ y कितना आ जाएगा, रेंज ऑफ y आएगा 6 आएगा। ठीक है, चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, अदरवाइज वीडियो का जो लेंथ है वो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही जल्द जो है इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मेरे पास ऐसे मतलब 2-3 साल के जो है क्वेश्चंस हैं, तो वो आपके लिए मैं करा दूंगा। एक तरीके से आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन का आइडिया भी जो है हो जाएगा। तो जो लोग जो प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किए हैं, प्लीज उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।